लर्निंग एंड टीचिंग में आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के एबिलिटी मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे, समझेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इसके एबिलिटी मॉडल के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस की। जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर इमोशंस की, हमारी अपनी जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसको समझने की योग्यता और उसको मैनेज करना। तो हम जब अपनी भावनाओं की बात करते हैं तो हंसना, रोना, ये सारी हमारी अपनी भावनाएं हैं। तो इसको समझना कि इसका रीज़न क्या है, हम क्यों हंस रहे हैं, हम क्यों रो रहे हैं, और उसको मैनेज करना, एज वेल एज रिकग्नाइज एंड इन्फ्लुएंस द इमोशंस ऑफ दोज अराउंड यू। और आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी जो इमोशंस हैं, ठीक है, उसको भी पहचानना, उसको भी समझना और उस पर भी प्रभाव डालना। कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ठीक है, तो उसको भी जानना रीज़न क्या है और उसके इमोशंस को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, किस तरह से एक डायरेक्शन दी जा सकती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि। अब क्वेश्चन आता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस ये टर्म है किसके द्वारा दिया गया? तो द टर्म वाज फर्स्ट कॉइन इन 1990 बाय रिसर्चर जॉन मेयर एंड पीटर सलोवी, ठीक है। और उसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट थे डैनियल गोलमैन, उन्होंने इसको और ज़्यादा पॉपुलराइज किया, और ज़्यादा लोकप्रिय बनाया, और ज़्यादा फेमस बनाया। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अब हम इसके एबिलिटी मॉडल की बात करें तो एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इज पुट फॉर बाय, किसके द्वारा दिया गया? मेयर, सेलोवी एंड कारुसो, इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। दिस मॉडल डिफाइंस इमोशनल इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ एन एबिलिटी, कि यह मॉडल भावनात्मक बुद्धि को क्षमता के संदर्भ में परिभाषित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किस टर्म में किया जा रहा है? एबिलिटी। एबिलिटी कौन सी एबिलिटी? जैसे हमने बात की ना कि हमारे जो अपने इमोशंस है उसको भी समझना, ठीक है, उस पर कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसकी क्षमता, और दूसरे की भी जो इमोशंस है उसको भी जानने की क्षमता, ठीक है। और उन इमोशंस को किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है, ये क्षमता, ठीक है। तो दिस मॉडल डिफाइंस इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सेस एंड जनरेट इमोशंस की। यह मॉडल भावनात्मक बुद्धि को, भावनाओं को समझने, चाहे अपनी भावनाएं हैं चाहे दूसरों की भावनाएं हैं, तो उनको समझने, भावनाओं तक पहुंचने की, उनका कारण क्या है, ठीक है, और उत्पन्न करने की क्षमता, की भावनाएं उत्पन्न कैसी होती है, तो इसके रूप में परिभाषित करना था। दिस मॉडल डिफाइंस इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सेस एंड जनरेट इमोशंस की। यह मॉडल भावनात्मक बुद्धि को, भावनाओं को समझने, भावनाओं तक पहुंचने और उत्पन्न करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपको ये एबिलिटी मॉडल समझ में आ गया होगा। द एबिलिटी मॉडल एम्फेसाइज इमोशनल इंफॉर्मेशन की, यह जो मॉडल है भावनात्मक जानकारी पर जोर देता है, ठीक है। थ्रू दिस फीलिंग एंड इमोशनल मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड, कि इससे भावनाओं और भावनात्मक अर्थों को समझा जा सकता है, चाहे हमारी अपनी भावनाएं हैं चाहे दूसरों की भावनाएं हैं, कि वो क्यों है, उसका अर्थ क्या है, उसका क्या रीजन है, इसको समझा जा सकता है और साथ ही साथ उन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो दिस इज अ फोर ब्रांच फ्रेमवर्क ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की है। भावनात्मक बुद्धि की चार शाखा रूपरेखा है, ठीक है, फोर ब्रांच फ्रेमवर्क है। तो अब हम बात करेंगे कि ये फोर ब्रांच कौन सी हैं। तो ब्रांच वन इमोशनल परसेप्शन, ब्रांच टू इमोशनल यूज और फैसिलिटेशन, ब्रांच थ्री की बात करते हैं तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एंड ब्रांच फोर की बात करते हैं तो इमोशनल मैनेजमेंट। तो जब हम एबिलिटी की बात करते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस के एबिलिटी मॉडल, तो इसमें एबिलिटी में भी ये चार चीज़ें आती हैं, चार ब्रांच आते हैं। इमोशनल परसेप्शन, भावनात्मक धारणा, इमोशनल यूज और फैसिलिटेशन, इसमें भावनात्मक उपयोग सुविधा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल मैनेजमेंट। तो एक एक करके इनको जानते हैं। तो सबसे पहले
जब हम इमोशनल परसेप्शन की बात करें, भावनात्मक धारणा की बात करें, तो इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कन्वे एंड एक्सप्रेस वन अनदर इमोशंस की। यह व्यक्ति को एक दूसरे की भावनाओं को समझने, अवगत कराने और व्यक्त करने की क्षमता को संदर्भित करता है कि इसमें कौन सी क्षमता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने, ठीक है, कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने, अवगत कराने और व्यक्त करने की क्षमता, कि अपनी जो भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त की जा सके। इसमें चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा के माध्यम से व्यक्त भावनाओं को पहचानना शामिल है कि हम दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं तो कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। या तो फेस का जो एक्सप्रेशन है या जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, उसके माध्यम से हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि सामने वाला का फेस का एक्सप्रेशन कैसा है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कई बार सामने वाला अगर बिना कुछ बोले भी हम सामने वाले की भाव को समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं, उसके जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर अगर हम इमोशनल यूज और फैसिलिटेशन की बात करें, भावनात्मक उपयोग और सुविधा की बात करें, तो इसमें हमारी सोच, निर्णय लेने और रिश्तों को बढ़ाने के लिए भावनाओं का लाभ उठाने का कौशल शामिल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, कि अगर कथित अन्याय पर क्रोध किसी के वैध अधिकारों के लिए लड़ने की ओर निर्देश करता है, तो यहाँ पर देखिए जो भावनाएं हैं ना, ठीक है, उस भावनाओं को किस तरह से यूज किया जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रहा है कि मान लो अगर आप किसी गलत के खिलाफ आप अपनी आवाज उठा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी भावनाएं हैं उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसको एक पॉजिटिव रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठती है, तो अगर सही चीज के लिए आवाज उठेगी तो क्या होगा, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन क्या दिया जाएगा कि हाँ चलो, सरकार अगर पर्टिकुलर चीज पर हमारी बात नहीं मान रही तो हम मिलकर एक क्या कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ आंदोलन हम कर सकते हैं ताकि हमारी बात मानी जाए। तो यहाँ पर इमोशंस को सही डायरेक्शन में यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इमोशनल यूज समझ में आ गया होगा कि अगर मान लो हमारी कोई भावनाएं है, उसका जो भी कारण है, ठीक है, तो उन भावनाओं को यूज कैसे करना है। अगर मान लो किसी की गलत भावनाएं हैं, कोई बिना बात के गुस्सा हो जाता है, तो फिर क्या करना, उनकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो नेगेटिव जो इमोशंस है उसको पॉजिटिव में बदलना, ठीक है, उसको सही जगह पे यूज करना, गलत भावनाओं को सही जगह और जो सही भावना है उसको भी सही जगह में यूज करना है। Here, emotional information is used to adjust thinking and facilitate decision making, कि यहाँ पर भावनात्मक जानकारी का उपयोग सोच को समायोजित करने और निर्णय लेने की सुविधा के लिए किया जाता है। तो इमोशनल यूज जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से यूज करना है, ठीक है। उसके बाद इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, तो इसका तात्पर्य क्या है, उस विशिष्ट जानकारी का उपयोग करना जो विभिन्न भावनाएं प्रदान करती हैं, और यह जानना कि व्यक्ति के व्यवहार को ये भावनाएं किस तरह से प्रभावित करती हैं। इट रिफर्स टू यूजिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट वेरियस इमोशंस प्रोवाइड एंड नोइंग हाउ दैट माइट अफेक्ट बिहेवियर ऑफ द पर्सन। एग्जाम्पल के लिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, किसी की भी इमोशंस को समझना, ठीक है, और उसकी इमोशंस का वो कारण क्या है उसकी भी बात करना। एग्जाम्पल के लिए, कि आपने अपनी पत्नी को घुमाने का वादा किया लेकिन आप भूल गए, ठीक है, आपने पर्टिकुलर डे कि हाँ इस दिन मैं तुम्हें घुमाऊंगा, लेकिन आप क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं और आपको याद नहीं होता। और जब आप घर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि आपको देखकर आपकी बीवी है आग बबूला हो गई है। तो जब उनको आपने क्रोध में देखा, फिर आपको ख्याल आया, अरे यार मुझे तो घुमाने ले जाना था, लेकिन आप क्या हुआ, आप भूल गए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है ना कि अगर आपकी जो वाइफ है अगर वो गुस्सा है तो उस गुस्से का कारण क्या है, कि आपने बोला था और आप उसको पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला क्या है, अगर गुस्सा हो रहा है तो क्यों गुस्सा हो रहा है, उसका कारण क्या है, ठीक है। फिर इमोशनल मैनेजमेंट, तो दिस इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, कि इससे भावनाओं का प्रबंधन इसमें शामिल है। तो इट रिफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट इमोशंस एंड रेगुलेट इमोशंस इन अदर, कि यह किसी व्यक्ति की भावनाओं को स्वयं नियंत्रित करने तथा दूसरों में भावनाओं को विनियमित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, कि अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना, मैनेज करना, और दूसरों की भावनाओं को भी मैनेज करना यहाँ पर शामिल है। तो देखिए, जब अब इमोशनल इंटेलिजेंस के एबिलिटी मॉडल के बारे में आप जान गए ना, तो अब क्वेश्चन आता है यार इसको किस तरह से आप क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब इस आप जो फोर ब्रांच है, जब आप इसको समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो यहाँ
पर आप क्लास में देखेंगे तो बच्चों को भी आप ध्यान से देखिए, उनके इमोशंस जो होते हैं काफ़ी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कोई हंसता है क्लास में बीच में, कोई परेशान आपको दिखता है, ठीक है। तो सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं, तो फिर क्या करना है भाई, उनके इमोशंस को समझो। क्या रीज़न है, कोई क्लास में बार बार हंस रहा है, ठीक है, कोई बिल्कुल परेशान बैठा है, क्या रीज़न है, ठीक है। उनके रीज़न को फाइंड आउट करो और उसको मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि आप क्लास में टीचिंग लर्निंग को अपने अच्छा कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।